Welcome students. In this video on MCQs based on single phase diode rectifier. This is the part 3 for your subject Electronics Components and Circuits ECNC. Students, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में जहां पे हम सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर के बेस्ड कुछ बेसिक MCQs को डिस्कस करेंगे. So let's begin. Here on the screen you can see question and their options. So first question on your screen is a single phase full wave midpoint type diode rectifier requires dash number of diodes whereas bridge type requires dash. Students, यहाँ पे क्वेश्चन है सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट टाइप यानी कि आपका सेंटर टैप्ड जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो उसमें कितने नंबर ऑफ डायोड्स होते हैं और ब्रिज टाइप जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें कितने डायोड यूज़ होते हैं. तो हमें पता है कि सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है जहाँ पे 2 डायोड यूज़ होते हैं और ब्रिज टाइप जो रेक्टिफायर है वहाँ पे 4 डायोड यूज़ होते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर इज अ. तो यहाँ पे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर को हम किस दूसरे नाम से जान सकते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन है सिंगल पल्स रेक्टिफायर और मल्टीपल्स रेक्टिफायर और 2 पल्स रेक्टिफायर और 3 पल्स रेक्टिफायर. As we know, we have output in 2 pulse for each cycle in the frequency. So यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 2 phase 2 pulse rectifier. नेक्स्ट, ब्रिज रेक्टिफायर इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर. ब्रिज रेक्टिफायर का ऑल्टरनेटिव यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं. ऑप्शंस है फुल वेव रेक्टिफायर, पीक रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और नन ऑफ द मेंशन्ड. तो ब्रिज रेक्टिफायर का ऑल्टरनेटिव यानी उसका रिप्लेसमेंट क्या है या उसका दूसरा नाम क्या है ऐसा भी हम यहाँ पे बता सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए फुल वेव रेक्टिफायर. एज वी नो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है. एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज. हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 50%, 60%, 40.6% एंड 46%. एज वी ऑल नो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी यानी कि आउटपुट में जो आपको पावर मिलता है डीसी पावर डिवाइड बाय इनपुट का आपका एसी पावर, उसका जो रेशियो है जो हमें एफिशिएंसी बताता है और वो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होती है 40.6%. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 100 हर्ट्ज देन द रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आपके हाफ वेव रेक्टिफायर की जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो है 100 हर्ट्ज, तो रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. स्टूडेंट्स, जो हमें आउटपुट मिलता है वो रिपल्स के फॉर्म में जब हमें मिलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे बतानी है. तो ऑप्शन से कुछ 150 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज एंड 300 हर्ट्ज. यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात है जहाँ पे हर कोई इनपुट साइकिल के लिए हमें एक हाफ साइकिल आउटपुट में मिलती है. तो फ्रीक्वेंसी देखें तो जो इनपुट साइकिल की होगी वही आपको आउटपुट साइकिल की मिलेगी, है ना. जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो सप्रेस हो जाती है, बट हमें जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वही आपको आउटपुट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. नेक्स्ट, रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज डैश. हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिपल फैक्टर क्या होता है ये आपको जानना चाहिए. रिपल फैक्टर यानी कि जो आपका डिस्टर्बेंस है, आउटपुट वोल्टेज में जो डिस्टर्बेंस है वो हमें रिपल फैक्टर से पता चलता है. एज इट इज़ अ फैक्टर तो ये किसी ना किसी का रेशियो होगा. तो ये किसका रेशियो है. तो रिपल फैक्टर आपके आउटपुट में मिलने वाले रिपल वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो रहता है. ठीक है, तो रिपल फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ रिपल वोल्टेज एंड योर इनपुट वोल्टेज. तो यहाँ पे ये रेशियो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है 1.21. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1.21. नेक्स्ट, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द साइन वेव इनपुट इज 200 sin 300t. द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज. हमें यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो हमें साइन वेव इनपुट वोल्टेज है वो दिया गया है 200 sin 300t, जिसको हम Vm sin ओमेगा t से कंपेयर करें तो Vm की वैल्यू हमें मिलती है 200 और
ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलती है हमें 300। तो इस इनपुट के लिए हमें एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या होगा वो हमें निकालना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की बातें, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है याद करिए। आउटपुट वोल्टेज जो आपका होता है वो होता है Vm बाय पाई, है ना। Vm डिवाइड बाय अगर आप पाई करते हो तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज मिलता है। और यहाँ पे हमारा Vm मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है 200, तो उसको हम अगर पाई यानी कि 3.14 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 63.694 वोल्ट। सो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, DC एवरेज करंट ऑफ अ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर इज वेयर Im इज द मैक्सिमम पीक करंट ऑफ इनपुट। हमें यहाँ पे बताना है कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए DC एवरेज करंट जो है वो कितना रहेगा। तो जहाँ पे Im आपका पीक करंट है, तो हमें पता है कि सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपका DC एवरेज करंट रहता है वो होता है 2Im बाय पाई। ठीक है, ये आप डिराइव कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो वोल्टेज होता है वो भी 2Vm बाय पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 2Im बाय पाई फॉर DC एवरेज करंट ऑफ अ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। Next, in a center tapped full wave rectifier, the input sine wave is 20 sin omega यानी कि 500 pi t. The average output voltage is. Students, हमें यहाँ बताना है कि एक सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर आपका इनपुट साइन वेव वोल्टेज है 20 sin ओमेगा पाई टी, ओमेगा यानी कि 500 पाई इंटू टी, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। तो हम यहाँ पे Vm और ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमें इनपुट वेवफॉर्म का हमें इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम अगर Vm साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें तो Vm होगा हमारा 20 और ओमेगा होगा हमारा 500 पाई। तो आउटपुट वोल्टेज अगर मुझे जानना है तो आउटपुट वोल्टेज जैसे मैंने बताया कि वो होता है 2Vm बाई पाई, और Vm की वैल्यू 20 है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू 2 दैट इज़ 40 डिवाइड बाय पाई, तो 40 डिवाइड बाय 3.14 आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.73 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 12.73 वोल्ट। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ अ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर इज। एक सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो हमें पता है कि आउटपुट DC पावर डिवाइड बाय इनपुट AC पावर करेंगे तो हमें सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी मिलती है जो होती है 81.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपल फैक्टर ऑफ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर इज। हमें यहाँ पे सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर बताना है। स्टूडेंट्स, रिपल फैक्टर क्या होता है वो मैंने आगे आपको बताया। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंसेस और रिपल्सेस इन दी आउटपुट वोल्टेज। तो सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है 0.48। So correct answer is option D. Next, in a center tapped full wave rectifier, the input sine wave is 250 sin 100 pi t. The output ripple frequency of rectifier will be. हमें यहाँ पे सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर जिसको हम इनपुट में साइन वेव का वोल्टेज जो दे रहे हैं वो है 250 sin 100 pi t, और हमें रिपल फ्रीक्वेंसी बतानी है रेक्टिफायर की। तो स्टूडेंट्स, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में एक बात आप समझिए कि वहाँ पे जो आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी के डबल होती है ना। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी f है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपकी 2f होती है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी पहले तो निकालनी पड़ेगी कि हमारा जो इनपुट सप्लाई जो 250 साइन 100 पाई टी है उसमें हमारी इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो हिंट है वो है कि हमको ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे इनडायरेक्टली दी हुई है। हम अगर Vm साइन ओमेगा टी से हमारे ये इनपुट साइन वेव को कंपेयर करें तो ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 100 पाई, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ। तो 2 पाई एफ इक्वल टू अगर हम 100 पाई लिखेंगे तो वहाँ से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाई पाई कैंसिल कर दें और 100 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें f की वैल्यू 50 हर्ट्ज़ मिलेगी। और हमें पता है कि
सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी, वो 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है। इनपुट फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज निकाली, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट, डीसी एवरेज करंट ऑफ अ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर इज। आपका ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसके लिए डीसी एवरेज करंट कितना होता है? तो एज वी ऑल नो, हमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में भी सेंटर टेप रेक्टिफायर जैसे ही दोनों साइकिल के लिए एक डायरेक्शन में हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलता है, तो उस हिसाब से हमें वोल्टेज मिलेगा, तो लोड करंट भी फ्लो होने वाला है। तो हमें आपका जो डीसी एवरेज करंट की वैल्यू या उसके लिए एक्सप्रेशन के टर्म्स में हमको जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 2Im/π। नेक्स्ट, इन द सर्किट्स गिवन बिलो द करेक्ट फुल वेव रेक्टिफायर इज। हमें यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर यानी ब्रिज सर्किट्स हमें दी हुई है 4, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट सर्किट कौन सी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑपरेशन पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में करंट फ्लो होता है और उसको यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे, तो आई थिंक ऑप्शन सी जो है वो आपको करेक्ट लगेगा। ऑप्शन सी में जो डायोड की अरेंजमेंट है वहाँ पे आप आउटपुट में दोनों साइकिल के लिए एक डायरेक्शन में करंट को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं और फिर आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है। मुझे अभी फ़िलहाल तो पहली नज़र में मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो सकता है। आप एक बार करंट की डायरेक्शन कंपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिपल फैक्टर ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर इज। ब्रिज टाइप जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसका रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर जैसे मैंने आगे बता दिया है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ रिपल्स इन आउटपुट वोल्टेज, जिसकी वैल्यू ब्रिज रेक्टिफायर के लिए होती है 0.482 वोल्ट। सॉरी, वोल्ट नहीं, रिपल फैक्टर है जिसका कोई यूनिट नहीं होगा और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए वो होगा 0.482। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर इज। ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर जिसकी एफिशिएंसी सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के जितनी ही होगी और वो होगी आपकी 81.2%। नेक्स्ट, फॉर द सर्किट शोन बिलो, यहाँ पे एक हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट है और हमें बताया है द सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज Vs इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Vs इक्वल टू Vm sin ωt, फाइंड द PIV ऑफ द डायोड। स्टूडेंट्स, PIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज, ये रिवर्स वोल्टेज की वो वैल्यू है जो हम डायोड के अक्रॉस में यानी कि रिवर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग इट। यानी कि डायोड को रिवर्स बायस में आप मैक्सिमम जो वैल्यू दे सकते हो उसको हम उस डायोड का PIV पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो हमें ये बताना है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो सर्किट दी हुई है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की है, जिसके लिए PIV होता है जो आपका इनपुट सप्लाई है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू का जो वोल्टेज है जिसको हम Vm से डिनोट करते हैं, वही आपका PIV पीक इनवर्स वोल्टेज रहता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी Vm, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट, इन अ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट साइन वेव इज 40 sin 100πt, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज। स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हमें इनपुट साइन वेव का एक्सप्रेशन दिया गया है जो है 40 sin 100πt। हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा वो कितना होगा? तो जैसे हमने सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में 2Vm/π उसका आउटपुट वोल्टेज बताया था, तो यहाँ पे भी ये भी एक फुल वेव रेक्टिफायर ही है, तो उसका आउटपुट वोल्टेज भी आपको 2Vm/π मिलेगा। तो यहाँ पे जो Vm की वैल्यू है वो एक्सप्रेशन पर से हम 40 निकाल सकते हैं। तो 40 डिवाइड बाय 40 पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें 80 मिल जाएगा और 80 डिवाइड बाय जब पाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 25.47 वोल्ट। सो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, याद रखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर कोई भी हो, चाहे ब्रिज टाइप या सेंटर टाइप, आपका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो होता है 2Vm/π। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट साइन वेव इज 250 sin 200πt, द आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टिफायर विल बी। हमने यहाँ पे ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर दिया गया है जिसका इनपुट साइन वेव का एक्सप्रेशन है 250 sin 200πt और आउटपुट की जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो हमें बतानी है।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी जो होती है रिपल फ्रीक्वेंसी वो मिलती है आपको 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो जिसके लिए हमें पहले इनपुट फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। इनपुट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे हिंट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको 200 पाई दी गई है। जो साइन 200 पाई टी लिखा है जिसको हम साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें तो ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 200 पाई जो होती है 2 पाई इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी। वहाँ से हम पाई कैंसिल करें 2 को 200 के डिनोमिनेटर में अगर लेके आएँ तो इनपुट फ्रीक्वेंसी हमको 100 हर्ट्ज मिलती है। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में आपकी आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी होती है 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी जो आपकी 100 हर्ट्ज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 200 हर्ट्ज। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 200 हर्ट्ज। नेक्स्ट, द PIV रेटिंग ऑफ ईच डायोड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर इज डैश दैट ऑफ द इक्विवेलेंट सेंटर टैप रेक्टिफायर। जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें हर कोई डायोड का PIV जो है वो उसके इक्विवेलेंट सेंटर टैप रेक्टिफायर के कंपैरिजन में क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में हर कोई डायोड का जो PIV होगा पीक इनवर्स वोल्टेज वो उसके इक्विवेलेंट सेंटर टैप रेक्टिफायर में जो डायोड का PIV होगा उससे कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है जो पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर में होता है डायोड्स के लिए वो सेंटर टैप रेक्टिफायर के कंपैरिजन में उसका आधा होता है, हाफ होता है ना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1/2 ऑप्शन ए। अगर आपका PIV फुल वेव रेक्टिफायर जो हमारा सेंटर टैप रेक्टिफायर है उसके लिए अगर आपका 2 VA में है तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए वो हर कोई डायोड के लिए PIV की वैल्यू होगी सिर्फ VM यानी कि 2 VM डिवाइड बाई 2 दैट इज़ VM। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन जो दिखता है वो है ऑप्शन ए 1/2। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक MCQs related to single phase diode rectifiers. I hope you are able to answer such type of questions. So thank you for being with me. Stay safe, stay tuned. Thank you.